सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी के एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को मैं इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि आधे पौने घंटे में वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को आप मेरे साथ जो है ना बेहतर बना सकें। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है खुद से बेहतर बन जाएगा, आपको फोकस देना पड़ेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, हर वर्ड के ऊपर मैं आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करूंगा, कोई ग्रामर रूल डिस्कस करूंगा, है ना, कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा, पर फोकस आपको देना पड़ेगा। तो फोकस आएगा अगर पूरी वीडियो को एक सिटिंग में एक साथ देखेंगे। शुरू करेंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमारे एडिटोरियल का आज का टाइटल है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। जो हथकंडे सरकार पार्लियामेंट में अपनाती है किसी भी बिल को पास करवाने के लिए, उनको जरा ध्यान से हम जो है डिटेल में देखेंगे। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कह रहे सारा का सारा जो पॉइंट है ना, जो मुद्दा है, जो बिंदु है, वो है ऑर्डर का, वो है व्यवस्था का, वो है सिस्टम का। तो कह रहे सारा जो मुद्दा हमने बना दिया है पार्लियामेंट में, वो ऑर्डर के ऊपर ले आए हैं, हम व्यवस्था के ऊपर ले आए हैं। कह रहे ऑन फार्म बिल्स, बात हो रही है फार्म बिल्स की, खेती से रिलेटेड जो बिल्स हैं, जो कानून है उनकी। अब आप बोलोगे वेट सर, ये ऑर्डर को आपने जो आपने बोला व्यवस्था, ऑर्डर का मीनिंग तो कुछ और होता है ना। देखो अब ध्यान से, ऑर्डर एज ए नाउन बहुत सारे मीनिंग रखता है। ऑर्डर का मतलब होता है जो आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड। ऑर्डर का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था। ऑर्डर का मतलब होता है एक क्लास या एक लेवल। अब आप मुझसे ये भी पूछोगे सर मुझे कैसे पता लगेगा कब कौन सा ऑर्डर का मीनिंग कहाँ लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, आप खुद ही समझ जाओगे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, है ना। माई ट्रांसफर ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर इशू हो गया है ना। माई ट्रांसफर ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। अब यहाँ पे ऑर्डर का क्या मतलब होगा? ट्रांसफर की क्लास इशू हो गई है, लेवल इशू हो गया, ट्रांसफर का अरेंजमेंट इशू हो गया, या ट्रांसफर की कमांड इशू हो गई है। जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, कमांड की बात हो रही है, तो हम पहला वाला मीनिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब दूसरा देखो, प्लीज राइट द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कृपा करके नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, ABCDEF इस तरीके से इन नामों को लिखें। अब यहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है, किसी कमांड की बात नहीं हो रही, किसी लेवल की बात नहीं हो रही। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा देखो, दिस वॉज ड्रामा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ये जो ड्रामा तुमने किया है ये सबसे अव्वल दर्जे का है ना। तुम्हारा जो ड्रामा जो तुम करते हो बहुत ही अव्वल दर्जे का वो ड्रामा है। अब यहाँ पे दर्जे की बात हो रही है, हाईएस्ट लेवल की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है। तो आपको रीडिंग करनी है, आपको अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा इन्वोक करना है। मसाला मैं आपको दे रहा हूँ सारा का सारा, हर वर्ड को कैसे काम करता है मैं इस क्लास में आपको सिखा देता हूँ। अब वो काम कब क्या कैसे कर रहा होगा ये आपको आपकी रीडिंग से पता लगेगा। तो अब यहाँ पे हमने बात की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की, तो ये अगर सारा का सारा मुद्दा है ना, वो इस ऑर्डर से, इस अरेंजमेंट से रिलेटेड है। अरेंजमेंट जो है अच्छी नहीं है हमारे पार्लियामेंट में, बहुत जल्दी लड़ाई कर लेते हैं अपोजिशन वाले और सरकार वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी चीज़ आपसे और डिस्कस करूंगा। ऑर्डर से बनने वाले ये 5 फ्रेजेज हैं। आप एक काम करें, अपनी वीडियो को यहाँ पॉज करें, सोच करके मुझे बताएं कितने आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, मेरे ख्याल से 5 में से 3 आपको आने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें कुछ। इन ऑर्डर मतलब हर चीज़ जो सही क्रम में होती है, बिल्कुल सलीके से होती है, उसको कहते हैं इन ऑर्डर। माई वार्डरोब इज़ इन ऑर्डर, मतलब मेरी वार्डरोब बिल्कुल सलीके से है, मतलब बिल्कुल जो है ना जमा हुआ सलीके से कोई चीज़ होती है ना, उसे कहते हैं इन ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, अब जो चीज़ सलीके में नहीं है, जो चीज़ सलीके में नहीं है वो होगी आउट ऑफ ऑर्डर। या जो चीज़, जो मशीन सही से काम नहीं कर रही है, मैल फंक्शनिंग इक्विपमेंट। आपकी प्रेस है, आपका पंखा है, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है तो आपकी प्रेस या वो पंखा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? या तो कोई चीज़ सलीके में नहीं है, सही से जमी नहीं हुई, या कोई मशीन जो है वो काम नहीं कर रही। अब इन वर्किंग ऑर्डर, इसका मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर वाली मशीन का उल्टा, मतलब फंक्शनिंग मशीन। हर वो चीज़ इन वर्किंग ऑर्डर है, हर वो इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर है जो सही तरीके से जो काम करना चाहिए उसको वो कर रहा है ना, इन वर्किंग ऑर्डर। और दिस फैन ऑफ आवर्स इज इन वर्किंग ऑर्डर, ये वाला हमारा पंखा बिल्कुल सही काम कर रहा है ना, वो वाला खराब है पर ये वाला इज इन वर्किंग ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे इसका मतलब होता है मूड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इसको हिंदी बोलेंगे आजकल की हवा, आजकल की हवा। अब मैं ऐसा बोलूँ आपको, सेडिशन लॉ इज द ऑर्डर ऑफ द डे।
सेडिशन लॉ ही आजकल की हवा है, जिसको देखो सरकार उस पर सेडिशन लॉ लगा रही है, राजद्रोह का कानून लगा रही है। अब या यूं भी लोग बोल सकते हैं कोरोना वायरस पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स आर ऑर्डर ऑफ द डे। अब जो लॉकडाउन आ रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण, यही ऑर्डर ऑफ द डे हैं, यही आजकल की हवा है। जहां जिस कंट्री में जाओगे तुम्हें लॉकडाउन मिलेगा, कोरोना वायरस के कारण लगा होगा, देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। इन ऑर्डर टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है इस मकसद से आई वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय सम ग्रोसरीज, मैं बाजार गया कुछ ग्रोसरीज को बाय करने के लिए। तो इस मकसद से मैं बाजार गया, इस काम को करने के मकसद से मैं कुछ काम कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर होगा। देखो ये सब चीजें एक साथ ही आपको लेनी पड़ेगी, बार बार कोई ना आपको बताएगा, ना आपके पास टाइम है डिक्शनरी को देखने का, और भी 4 सब्जेक्ट आपको देखने होते हैं। तो इन चीजों को एक साथ एक जगह लिख करके रख लो, बहुत काम आएंगी जिंदगी भर। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पार्लियामेंट मस्ट नॉट अब्रीच राइट्स ऑफ एमपीज टू टेक अ स्टैंड इन डिबेट्स एंड वोट्स। कह रहा हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, जिसके आगे कभी दांव नहीं लगता, ठीक है ना। कह रहा हमारी जो संसद है उसको काट छांट नहीं करनी चाहिए, अब्रीच नहीं करना चाहिए। अच्छा किसको? राइट को, हकों को, अधिकारों को। अच्छा किसके? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के। अच्छा कौन सा अधिकार? जो कि एक स्टैंड को लेने का है, जो कि अपनी बात को रखने का है, और कहाँ पे? डिबेट्स में, बहसों में, और वोट्स में, जो है मतदान के अंदर। तो हमारे एमपीज को पार्लियामेंट में अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी डिबेट हो या कोई भी वोट हो, आप एक स्टैंड ले सकते हैं, अपनी बात को आगे रख सकते हैं, अपना जो मुद्दा उसको बयान कर सकते हैं। पर हमारी पार्लियामेंट को है ना, इस राइट को बिल्कुल भी अब्रीच नहीं करना है, बिल्कुल भी इसमें काट छांट नहीं करनी है। समझ गए सेंटेंस को? पार्लियामेंट है हमारी वर्ब, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसकी वर्ब है मस्ट नॉट अब्रीच। देखो यही प्रोसेस है किसी भी सेंटेंस को पढ़ने की, सब्जेक्ट और वर्ब को आप अलग कर लें, सेंटेंस मोटा मोटा आपके सामने क्लियर हो जाता है ना। अब सब्जेक्ट ग्रीन में है, वर्ब पिंक में है। अब ये ग्रीन पिंक जो है हमने पूरे एडिटोरियल में खेला हुआ है। अब ग्रीन में जहां देखोगे वो सब्जेक्ट होगा, और बिल्कुल उसके बाद में जो पिंक में होगा उस सेंटेंस की वर्ब होगी। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने इसीलिए मार्क किया है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर पाएं। जो लोग इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं उनको कितना फायदा मिला है, आज से ही फायदा उठाना शुरू करें, है ना। चलो अभी सब ब्रिज नाम के वर्ड को देखते हैं कैसे बना हुआ है। मैंने आपको बताया काट छांट करने को अब्रीज करना कहते हैं, है ना। कट शॉर्ट करना, कटेल करना, लिमिट करना, सीमाओं में बांधना होता है अब्रीज करना। अब इसका मतलब कैसे बना है, देखो कैसे बना है। ब्रिज का क्या मतलब होता है? ब्रिज जानते हो ना, बड़ा कर देता हूं इसको मैं, जिसका मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। ब्रिज का मतलब होता है पुल, है ना। क्या काम करता है वो? लंबे रास्ते को छोटा करने का काम करता है, दो चीजों को मिलाने का काम करता है। अगर आप कहीं पे ब्रिज बना रहे हो तो आप किसी रास्ते को कट शॉर्ट करने का काम कर रहे हो, है ना। आप घूम करके नहीं जाओगे, अब सीधे सीधे उस ब्रिज से जाओगे। आप नदी को पूरा ऊपर से घूम के नहीं जाना, उस पुल से आप नदी को पार कर लोगे। तो ब्रिज का काम यही होता है, कट शॉर्ट करना डिस्टेंस को। अब्रीज नाम की वर्ब भी यही काम करती है, किसी भी चीज को कट शॉर्ट कर देंगे, लिमिट कर देंगे, कटडेल कर देंगे, किसी के अधिकार को कम कर देंगे तो आप उसको अब्रीज कर देंगे। समझ गए ना। तो अब्रीज करना मतलब किसी के अधिकारों को कम करना, छोटा करना, काट छांट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। समरी दे देता हूं मैं आपको। देखो ये फार्म बिल पे आप जानते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। कांग्रेस और दूसरी पार्टीज का ये कहना है कि ये फार्म बिल जो है किसानों के लिए बिल्कुल खराब बिल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये बिल की बहुत जरूरत है हमारी कंट्री को। ये बिल बहुत अच्छा बिल है कंट्री के लिए, पर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि कई सवालों पे ये बिल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। उससे किसान जो है देश का परेशान है, उसको लगता है पहले से खराब दशा इस बिल के आने के बाद हो जाएगी। अब चलो बाकी बातें तो अलग है। इस बिल के ऊपर दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई कुत्ते बिल्ले की। किसकी? सरकार और अपोजिशन की। सरकार ने क्या किया, राज्यसभा में इसको पास करवाने के लिए डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन को समझा दिया कि कैसे भी कुछ भी हो जाए तुम्हें इसको पास करवा देना है ना। हथकंडे अपनाओ जैसे अपना सकते हो, पर इस बिल को हमें कैसे भी करके पास करवाना है। अब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के पास बहुत पावर्स होती हैं, तो कई चीजों को उन्होंने अपोजिशन की नजरअंदाज कर दिया, जो कि अपोजिशन ने जानबूझ के उठाई थी ताकि बिल पास ना हो। अब अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है पहली चीज तो ये, ऑपोजिशन जो इस तरह से जानवरों की तरह करती है, जिसकी वजह से पूरे देश की थू थू होती है सारी इंटरनेशनल मीडिया में, पार्लियामेंट में इस तरह से काम होते हैं उल्टे सीधे, ये नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज ये, ऑपोजिशन जब ये करती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी मांग है उसको सुना जाए, अगर वो जायज है। आप ऐसे हथकंडे ना अपनाएं जिससे डेमोक्रेसी को और पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को आप सप्रेस करें, है ना। तो अपोजिशन का भी अधिकार है सवाल पूछने का,
अगर वो गलत तरीके से पूछ रही है तो वो गलती है उनकी, पर सवाल पूछने के अधिकार पे आपको कोई भी हस्तक्षेप इंटरवेंशन नहीं करना है। समझ गए ना? बस यही कहना चाह रहा है, कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में एक्चुअल में डेमोक्रेसी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो देश जो है बर्बाद हो जाएगा अगर पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी आप जो है सप्रेस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज की समरी है, इसको डालना कमेंट सेक्शन में। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, ना केवल सरकार बल्कि अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, दोनों को ही गालियां दे रहा है ना, जी भर के कह रहा है आप दोनों ही जो है जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो, पार्लियामेंट को आपने मजाक बना दिया। अब शुरू करने से पहले एक दो चीजें, पहला तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, सुबह 10 बजे तक लास्ट में आपको बता देता हूँ कौन सा एडिटोरियल हम करेंगे अगले जो है ना दिन दोपहर में। दूसरी चीज, कुछ लोग मेंबर्स बने हैं पर अभी तक वो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आप मुझे व्हाट्सएप पे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे चैनल की होम पेज पे, कम्युनिटी टैब में जाकर के इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेगी, तो उन्हीं पोस्ट में से एक पोस्ट होगी, बल्कि कई सारी पोस्ट है जिनमें मेरा मोबाइल नंबर है। तो ये सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, है ना, बाकी लोगों के लिए विजिबल नहीं होगी वो पोस्ट। जा करके उस पोस्ट से मोबाइल नंबर निकालें और मुझे व्हाट्सएप पे हाय और अपनी मेंबरशिप डेट के साथ एक मैसेज भेजें, ठीक है ना। तो जो लोग एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं वो इस तरीके से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबली आज शाम में बैंकिंग के लिए पार्ट 4 को अपलोड करूंगा, स्पेशल नई वैरायटी के क्वेश्चंस प्रीमियम कंटेंट की सीरीज में मेंबर्स जाकर के चेकआउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। कह रहे राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश's refusal to conduct a division of votes on 2 controversial pieces of legislation on Sunday, despite persistent demands from members, was unprecedented in its sheer ब्रेसननेस। कह रहा राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन साहब जो हैं, राज्यसभा के उपसभापति जो हैं, जिनका नाम क्या है, हरिवंश जी, तो कह रहा है इनकी जो मनाही है, इन्होंने जो रिफ्यूज करने का काम किया है, रिफ्यूजल जो है, और किस चीज़ का, कंडक्ट करवाने का एक डिवीजन ऑफ वोट्स को। अब ये डिवीजन ऑफ वोट्स एक प्रोसेस होती है, उसको कंडक्ट करवाया जाता है और डेप्यूटी चेयरमैन के पास पावर होती है उसको कंडक्ट करवाने की। तो कह रहा है इन्होंने जो मनाही कर दी कि मैं तो नहीं करवाऊंगा डिवीजन ऑफ वोट्स को, है ना। अच्छा, किस चीज़ पे करवाना भाई, ये करवाना है 2 बड़े ही कंट्रोवर्शियल, बड़े ही विवादास्पद पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन पे, कानून के टुकड़ों पे। अच्छा, कब, संडे को, जो अपने रविवार को। तो कह रहे इनका जो रिफ्यूजल था हरिवंश साहब का, कह रहे ये जो था ना, बावजूद उस परसिस्टेंट डिमांड के, लगातार उस मांग के मेंबर्स की, कह रहे ये अनप्रेसिडेंटेड था, ये आज तक ना होने वाली चीज़ थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। और कैसे थी ये, अपनी प्योर बेशर्मी के अंदर, ब्रेजननेस के अंदर। समझे सेंटेंस को, रिपीट करता हूं, बहुत गहरा सेंटेंस है। राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश का जो रिफ्यूजल है कि मैं नहीं करवाऊंगा डिवीजन ऑफ वोट्स को 2 उन विवादास्पद कानूनों पे और संडे को, बावजूद बहुत ज़्यादा डिमांड के इसके मेंबर्स की, राज्यसभा के सदस्यों की, कह रहा है ये जो काम था ना, ये अपने आप में ना होने वाली चीज़ है, अभूतपूर्व चीज़ है, आज तक नहीं हुई। और किस लिहाज से, इसके अंदर जो बेशर्मी भरी है ना, ब्रेजननेस है, जो प्योर ब्रेजननेस है, उसके हिसाब से आज तक इतना बेशर्मी वाला काम राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने नहीं किया है। राज्यसभा की जो डेमोक्रेसी है उसको गिराने का काम किया है उसने, ऐसा करके। कहने का मतलब ये, समझ गए। रिफ्यूजल की वर्ब है वॉज, हरिवंश से रिफ्यूजल जो सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गई इसकी वर्ब। अब सारे अपने वर्ड्स देखते हैं। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, एक एडजेक्टिव है। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, इसकी जगह पे आप नॉट विद स्टैंडिंग भी लिख सकते थे, है ना, मैं यहां यूं भी लिख सकता था, नॉट विद स्टैंडिंग। तो डिस्पाइट एज एन प्रेपोजिशन जब यूज होती है तो नॉट विद स्टैंडिंग भी आप उसके साथ में यूज कर सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसका कोई प्रेसिडेंस ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व, है ना, एडजेक्टिव है। शेयर का मतलब है प्योर, एब्सोल्यूट। ब्रेजननेस का मतलब है बेशर्मी, शेमलेसनेस, एक नाउन है। अब मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले आज का ग्रामर जो है ना, अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, इसी सेंटेंस में है। उससे पहले अपना क्विज देख लें आज का। देखो ये आपका क्विज है, 2 क्वेश्चंस हैं, हल्के वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 में से बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है ना, ट्रू है कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिस के। तो पहले ही आप पढ़ें इसको ताकि आप पैसेज के दौरान इन पे ध्यान दे सकें जो मैंने लिखा है। दूसरे में आपको ग्रामर का क्वेश्चन है, इन चारों में से बताएंगे कौन सा सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। तो ABCD 4 ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। अब जो आप मेरे साथ सीखेंगे वही इन पे आपको अप्लाई करना है। चलो आ जाओ। आपने देखा पीसीज ऑफ लेजिस्लेशंस, 2 कंट्रोवर्शियल पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा भी तो हो सकता था ना,
टू लेजिस्लेशंस ऐसा भी तो हो सकता था ना। अब ध्यान से देखो, रूल हमारा ये क्या कहता है, मटेरियल नाउन्स जो हैं डू नॉट टेक आर्टिकल्स और न्यूमरल एडजेक्टिव्स बिफोर देम। इसको समझने के लिए आप इन 5-6 क्वेश्चंस में से मुझे सेंटेंसेज में से कोई एरर दिखती है तो वो बताएं। रूल मैंने आपके सामने लिख दिया, अभी समझाऊंगा इसको। पहले इन 6 सेंटेंस के अंदर जो भी एरर आपको दिखती है उसको मार्क करने की कोशिश करें। चलो, मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते। लोहे को गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो, रेत को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। अब आप बोलो सर लोहे को मैं गिन सकता हूं, 5 किलो लोहा है। देखो 5 किलो लोहा है, 5 लोहा नहीं है, 15 लोहा नहीं है। 20 लड़के हो सकते हैं पर 20 लोहे नहीं हो सकते, 20 किलो लोहे हो सकते हैं। समझ गया मेरी बात को। तो जिस भी चीज की यूनिट होती है ना वो मटेरियल नाउन होता है। जिस भी चीज की यूनिट होती है इंग्लिश में वो मटेरियल नाउन होता है। क्योंकि यूनिट की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। समय को आप गिन नहीं सकते इसलिए सेकंड लेके आए, हाइट को आप गिन नहीं सकते इसलिए मीटर लेके आए, लोहे को आप गिन नहीं सकते इसीलिए किलो लेकर के आए। समझ गए ना। तो ये सब के सब है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स को कभी भी 1 2 3 4 5 6 15 20 नहीं बोल सकते। अब देखो इन सब सेंटेंसेस में मटेरियल नाउन पड़े हुए हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। शी गेव मी 3 एडवाइसेस बट आई डिडंट लाइक एनी ऑफ देम। उसने मुझे 3 सलाहें दी पर मैंने किसी को भी लाइक नहीं किया। सलाह जो है ना, सलाह ये एक मटेरियल नाउन है। भले ही आप इसको हाथ ना लगा पाए पर एक टाइप ऑफ मटेरियल नाउन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप बोल सकते हैं। सलाह को कभी गिना नहीं जा सकता। सलाह अगर नहीं गिनी जा सकती तो 3 एडवाइसेस गलत है, इसको आप यहां से हटाएंगे। ठीक है ना। अगला देखो, द गवर्नमेंट हैज पास्ड 8 न्यू लेजिस्लेशंस। सरकार ने 8 नए कानूनों को पास किया। देखो कानून को भी नहीं गिना जा सकता। लेजिस्लेशन का मतलब होता है सेट ऑफ लॉज, है ना, कई सारे कानूनों का समूह। तो लेजिस्लेशन अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसमें कई सारे कानून हैं। अब 8 हो गए तो अब कितने सारे हो गए। कहने का मतलब क्या, लेजिस्लेशंस को जनरली 8 2 5 15 नहीं लिखा जाता। तो यहां ये भी गलत है। सही क्या होगा बाद में बताऊंगा। प्लीज गिव मी 3 पेपर्स। कृपा करके मुझे 3 कागज दें। हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में गलत है। पेपर को नहीं गिना जा सकता। पेपर को कैसे गिनते हैं, ये पेपर 5 फीट की गट्टी है पेपर्स की। समझ गए ना। तो 5 फीट की गट्टी जो है पेपर्स के बारे में बता रही है। पेपर को इंग्लिश में नहीं गिना जा सकता। पेपर जो है एक मटीरियल है ना, मटीरियल है। अब देखो इनको सही कैसे किया जाए। 3 एडवाइसेस की जगह आप यूं लिख दें 3 पीसेज ऑफ एडवाइसेस। समझ गए। पीस लगा करके मटेरियल नाउन्स को हम जनरली गिन सकते हैं। तो आपको 3 अगर सलाहें किसी ने दी हैं तो 3 पीसेज ऑफ एडवाइस दी हैं, ना कि 3 एडवाइसेस, है ना। 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, इसके आगे का एस भी निकाल दें। वैसे ही सरकार ने 8 लेजिस्लेशन को पास किया तो 8 न्यू पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है ना। वैसे ही प्लीज गिव मी 3 पेपर्स, तो 3 पीसेज ऑफ पेपर। समझ गए। अब अगला देखो, दिस ज्वेलरी इज रियली ब्यूटीफुल। अब ज्वेलरी क्या है, उसमें एक आइटम भी हो सकती है और 20 आइटम भी हो सकती है। दिस ज्वेलरी कभी भी नहीं लिखोगे, आप बोलोगे दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज रियली ब्यूटीफुल। तो ये सारे के सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या मटेरियल नाउन्स हैं। कैन यू गेट मी दीज 2 इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ऑफिस। भाई इंफॉर्मेशन नहीं गिनी जा सकती, आप ऐसा बोल सकते हो दीज 2 पीसेस या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन के साथ में पीस भी लगता है और सेट भी लगता है। लास्ट वाला देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें इसको। 2 ब्रेड्स आर इनफ फॉर मी। आप बोलो भाई 2 ब्रेड मेरे लिए अच्छी हैं, मैं खा लूंगा, मेरे लिए बहुत हैं। बात वही है भाई, ब्रेड को नहीं गिन सकते हो, वो ब्रेड के टुकड़े होते हैं। तो 2 पीसेस या ब्रेड के टुकड़े को बोलते हैं स्लाइसेस। 2 पीसेस या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर इनफ फॉर मी। ब्रेड अपने आप में एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड का कोई टुकड़ा होता है ना, वो आप गिन रहे हो उसको, है ना। तो वो ब्रेड के टुकड़े हैं, ना कि वो ब्रेड है। तो ये सब मटेरियल नाउन्स को आप जो है फटाफट इनको लिख डालें कहीं। एडवाइस है, लेजिस्लेशन है, पेपर है, ज्वेलरी है, इंफॉर्मेशन है, ब्रेड है, और भी आएंगे। मैं आपको इसी तरीके से आपके जो है नोट्स के अंदर ऐड करते जाओगे आप मेरे साथ में। तो समझ गए आई थिंक आज के क्विज में अप्लाई होगा ये वाला जो है ना आपका फॉर्मूला। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, ना कि 2 लेजिस्लेशंस। चलिए आगे बढ़े। कह रहे द बिल्स इन क्वेश्चन हैव बीन चैलेंज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड्स बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। कह रहे जो बिल्स इन क्वेश्चन है, जिन बिल्स के ऊपर हमारे सवाल है। बिल का मतलब क्या होता है, हमारे किसी भी नए कानून को हम बिल बोलते हैं। मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, मतलब ये कानून है, कानून बनेगा ये, है ना। तो बिल इन क्वेश्चन का मतलब है जो कानून जो जिन पे सवाल उठे हुए हैं, कह रहे उनको चैलेंज किया जा चुका है, हैव बीन चैलेंज्ड। और किस पे,
एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और दूसरा व्यवहारिक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आधारों पे, तो दोनों आधारों से ही इनको चैलेंज कर दिया गया है। कह रहे बट लेकिन दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, ये बात बिल्कुल अलग है। कह रहे इनका संवैधानिक और प्रैक्टिकल ग्राउंड बाद में देखेंगे, ये बात बिल्कुल अलग है। हमने पार्लियामेंट्री प्रोसेस को यहाँ पे फेल कर दिया, इन बिल्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्स की वर्ब है हैव बीन चैलेंज्ड। कह रहे द रूल्स ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग वोटिंग आर अनएम्बिगुअस दैट if a voice vote is challenged, votes shall be taken by operating the automatic voice vote recorder or by the members going into the lobbies। अब ये वो प्रोसेस बताएगा, कौन सी वो प्रोसेस होती है। कह रहा है जो रूल्स है ना प्रोसीजर के, कार्रवाई के, और किस बारे में कार्रवाई, वोटिंग की कार्रवाई। कह रहे ये रूल्स हैं बिल्कुल अनएम्बिगुअस हैं, इन रूल्स के अंदर बिल्कुल भी अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ रूल्स हैं हमारे पास। अच्छा रूल क्या है, दैट इफ, वो ये कि अगर एक वॉइस वोट को चैलेंज किया जाता है, अगर एक आप बोल करके जो वोट देते हो उसको कोई चैलेंज कर दे, तो वोट को लिया जाना चाहिए ऑपरेट करके ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर को, और या फिर मेंबर्स गोइंग इनटू हो जाएं लॉबीज के अंदर। तो एक ये पूरी प्रोसेस होगी अंदर। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो वहां पे वोटिंग पे, तो हमारे पास साफ साफ रूल्स हैं कि वॉइस वोट को आप चैलेंज कर दो और वोट को लोगे ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से, जिसमें आप अपनी आवाज के अंदर ना रिकॉर्ड कर दोगे अपना वोट, है ना, और आप या फिर जाओगे लॉबी के अंदर सबके सामने से हट के छुप करके अपना वोट दोगे। इस तरह से कोई प्रोसेस है। समझ गए सेंटेंस को? पॉलिटी के अंदर नहीं घुसेंगे अपने, क्या प्रोसेस है हम अभी समझना चाह रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। रूल्स की वर्ब है आर, वॉइस वोट की रिकॉर्ड है इज चैलेंज्ड। अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, परसों आपने मेरे साथ किए हैं कंडीशनल्स, पहले तो मुझे ये बता दो ये इफ के बाद में कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है। आप खुद से कोशिश करें, उतने में मैं आपको अनएम्बिगुअस वर्ड समझा देता हूं। देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है जो साफ ना हो, अनएम्बिगुअस का मतलब है जो बिल्कुल साफ हो। समझ गए ना? एम्बिगुअस मतलब इनट्रांसपेरेंट या अनक्लियर, अनएम्बिगुअस का मतलब है ट्रांसपेरेंट या टोटली क्लियर। तो अनएम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है, इसका एक और सिनोनिम है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल भी वही होता है जो साफ ना हो, अनइक्विवोकल मतलब जो बिल्कुल साफ हो। तो इस वर्ड को आप नोट करें। अब आ जाओ यहाँ पे अपना आज का देखते हैं कौन सा जो हमने कंडीशनल लगाया। देखो ये लगा हुआ मेरे भाई फर्स्ट कंडीशनल। विच कंडीशनल इज इट? द फर्स्ट कंडीशनल, जो कि क्या कहता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए इफ के साथ में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा इफ के बाद वाले क्लॉज में। तो अ वोट इज चैलेंज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में ये। और बागे अगले वाला कौन सा क्लोज है, वोट्स शैल बी टेकन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो ये सारा का सारा आपका फर्स्ट कंडीशनल था। अगर आपने कंडीशनल पढ़े हैं तो आपके रिवाइज हो रहे हैं मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन इफ अ सिंगल मेंबर डिमांड्स अ डिवीजन इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। कह रहा है यहां तक कि अगर एक खाली सिंगल मेंबर भी डिमांड करता है एक डिवीजन की, सिंगल मेंबर भी डिमांड कर देता है कि वोट्स का डिवीजन हो, तो कह रहा है ये रिक्वायर्ड है, ऐसा हमारे को जरूरत है कि इस चीज को हम कैरी आउट करें, अंजाम दें। तो ऐसा नहीं है 20 जब बोलेंगे तभी आप जो है डिवीजन ऑफ वोट्स की प्रोसेस को करोगे ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से। अगर एक भी मेंबर बोल देना तो हमारा पार्लियामेंट का संविधान यही कहता है कि इस प्रोसेस को हमें करना है। समझ गए सेंटेंस को? अ सिंगल मेंबर वर्ब है डिमांड्स, इट इज रिक्वायर्ड, इट की वर्ब है इज रिक्वायर्ड। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना किसी चीज को। व्हेन यू कैरी आउट समथिंग, आप उस प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब एक और सवाल है आपसे, इस सेंटेंस में भी एक कंडीशनल है, इस सेंटेंस में भी एक कंडीशनल है। आप मुझे ढूंढ के परसों वाली वीडियो जिन्होंने देखी है समझ के बताएं कौन सा कंडीशनल हमने यहां पे यूज किया है। अरे मेरे भाई जीरो कंडीशनल है। जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, जब जब बादल आते हैं तब तब बारिश होती है, जब जब धूप में बर्फ रखी जाती है तब तब उसका पानी बनता है। समझ गए ना मेरी बात को? जब जब ऐसा होता है, इफ प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामने वाले क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ क्या हुआ है, सिंगल मेंबर के साथ में डिमांड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में, और इट के साथ में इज रिक्वायर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पैसिव के अंदर। ध्यान करना पड़ेगा आपको रीडिंग के दौरान, तभी आप कंडीशंस को अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का मुझे बोल रहा था कमेंट्स में, सर मैंने जीरो कंडीशनल तो सुना ही नहीं आज तक। अब यार नहीं सुना है तो अब सिखा रहा हूं तो उसको सीख। अभी जब इस पे क्वेश्चन आएगा उसके बाद सुनेगा तो क्या मतलब हुआ उसका, है ना, नंबर खोने के बाद। करेक्ट, क्वाइट ऑफन अ डिवीजन ऑफ वोट इज डिमांडेड इवन व्हेन द आउटकम इज प्रिडिक्टेबल इन ऑर्डर टू
bring on the record the positions of parties and members on a particular bill। कह रहा क्वाइट ऑफन, बहुत ही अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, क्वाइट ऑफन मतलब बहुत ही ज्यादा, अक्सर ही ऐसा होता है। कह रहा है जो एक डिवीजन ऑफ वोट है ना उसको डिमांड किया जाता है, और यहां तक कि तब भी जब आउटकम है, जो नतीजा है वो पहले से ही प्रिडिक्टेबल है, सबको मालूम है उस वोटिंग का क्या नतीजा होने वाला है। अच्छा, डिमांड क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू, ऐसा करने के लिए, इन ऑर्डर टू, ऐसा करने के लिए, और क्या करने के लिए? ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड, करने के लिए, रिकॉर्ड पे लाने के लिए। किसको? पोजीशन को, और किसकी? पार्टियों की, और किसकी? मेंबर्स की, और किस पे? एक पर्टिकुलर बिल पे, एक खास बिल पे। तो कह रहा है अक्सर हमें जब पहले से मालूम है कि इस वोट का ये नतीजा होने वाला है, बावजूद उसके डिवीजन ऑफ वोट की प्रोसेस के लिए डिमांड उठती है, ताकि मालूम चले कौन सी पार्टी और कौन सा मेंबर इस बिल के साथ है और इसके खिलाफ है। समझ गए सेंटेंस को? होता क्या है, आज तो आपने पता है ये बिल जो है पास हो जाएगा, बीजेपी की मेजोरिटी है ना। अब आपको 10 साल बाद जो है सपा को अगर आपको नीचा दिखाना है कि देखो तुम भी उस दिन बीजेपी के साथ मिले हुए थे, तो सपा वाले क्या बोलेंगे? भाई हम तो नहीं मिले हुए थे। तो आपको क्या करना है, आज डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर लेनी है। सपा के हर मेंबर की जो वोट है वो एक टेप रिकॉर्डर पे आ जाएगा। 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद भी आप उसको बुला करके बोल सकते हो, देख तू उस दिन जो है इस बिल के साथ में था, आज तू कह रहा है मैं इसके खिलाफ हूं। तो मतलब जो आपने कहा है ना उसको रिकॉर्ड करवाने के लिए डिवीजन ऑफ वोट नाम की प्रोसेस की जाती है। अब देखो, वर्ड देखने वाले, प्रिडिक्टेबल वो चीज होती है जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जो पक्का है, फोर्सिबल है जिसको आप पहले से ही देख सकते हैं, आउटकम का मतलब है नतीजा। आगे बढ़े, कह रहे द एक्सप्लेनेशन दैट मेंबर्स वर नॉट डिमांडिंग अ डिवीजन फ्रॉम देयर सीट्स एंड द हाउस वाज नॉट इन ऑर्डर इज डिसइंजीनियस। कह रहे जो एक्सप्लेनेशन है ना कि मेंबर्स डिमांड नहीं कर रहे थे एक डिवीजन की अपनी सीट से बैठ करके, और जो हाउस था वो ऑर्डर में नहीं था, वो एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं था। कह रहे ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ये है इज डिसइंजीनियस, बहुत ही बेईमानी भरी। तो बीजेपी ने क्या बोला, हमने डिवीजन ऑफ वोट की इसलिए आज्ञा नहीं दी इनको, इसलिए इजाजत नहीं दी क्योंकि इन्होंने सीट पे बैठ करके नहीं मांगा था, इन्होंने तो सीट से खड़े होकर के बोला था। तो हमें आप खड़े होकर के किया तो हमें पसंद नहीं आया, इनको बैठ के मांगना चाहिए था तो हम इनको दे देते। तो कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेईमानी भरी है, डिसइंजीनियस है। डिसइंजीनियस का मतलब होता है जो कि ऑनेस्ट ना हो, इंजीनियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, डिस लगा दिया मतलब डिसऑनेस्ट, है ना, बहुत ही जो है बेईमान हो। अब देखो इस पे ध्यान देना, इस वर्ड पे, इस वर्ड में सिर्फ एक लेटर चेंज करूंगा तो उसका मतलब बदल जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ऐसा वर्ड लिख दूं यू की जगह आई लगा के, अब ये इंजीनियर्स का मतलब ऑनेस्ट नहीं है, यहां पे इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा कुशल, एफिशिएंट, स्किल भरा, है ना, बहुत ही ज्यादा जो है कुशल होता है जिसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें जीनियस आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब बहुत ही जीनियस आदमी को बोलते हैं इंजीनियस। अगर इसके आगे डिस लगा दिया तो मतलब बेवकूफ। तो डिस इंजीनियस का मतलब है बहुत ही ज्यादा चालाक, और डिस इंजीनियस का मतलब है बेवकूफ। देख रहे हो ना, आई और यू का चक्कर है, इसको नोट करें, दो वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको होमोनिम्स बोलते हैं। करेक्ट, टू बिगिन विथ द डिसऑर्डर वाज ट्रिगर्ड बाय द चेयर्स रिफ्यूजल टू ऑर्डर अ डिवीजन। कह अगर बात करें हम शुरुआत से, टू बिगिन विद, जो ये डिसऑर्डर था, जो ये अराजकता थी, जो ये सारा उल्टा पुल्टा था, इसको ट्रिगर किया गया था चेयर की रिफ्यूजल के द्वारा, मनाही के द्वारा, कि वो ऑर्डर करेगी एक डिवीजन को। चेयर का मतलब है चेयरमैन। तो पहले चेयरमैन से सबने शांति से बोला था कि आप जो है डिवीजन ऑफ वोट्स को करवा दो, लेकिन उसको बीजेपी की सरकार से पहले से ही बोला हुआ था कि आपको नहीं करवाना। तो कह रहा अगर शुरुआत करें ना तो पहले चेयरमैन ने मना किया, उसके बाद ऑपोजिशन जानवरों की तरह बिहेव करने लगी। समझ गए ना सेंटेंस को? ट्रिगर का मतलब है किसी चीज को भड़काना, कोस करना, प्रोवोक करना, है ना, किसी चीज को जो है उंगली करना। अब यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस मत खेलने लग जाना, कोई भक्त निकल आए और कोई कांग्रेस वाला निकल आए। हम जो सच्चाई है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको, है ना, इसमें किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी है। कह रहा एंड क्यूरियसली द चेयर वेंट ऑन टू डिक्लेयर द बिल्स पास्ड अमिड द दिन, दिस टाइम अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर। और कह रहे क्यूरियोसिटी की बात यह है, जो चेयरमैन है वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने डिक्लेयर कर दिया इन बिल्स को कि ये पास हैं, और इस पूरे रॉकस के बीच में, पूरे दिन के बीच में, पूरे शोर के बीच में, कैकोफोनी के बीच में। और कह रहा है इस टाइम वो बिल्कुल अनअफेक्टेड था, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था डिसऑर्डर, अराजकता के द्वारा। जब इसने ऑपोजिशन ने बोला कि डिवीजन ऑफ वोट करवाओ तो बोला तुम बड़ा शोर कर रहे हो, बाद में उसी शोर के बीच में बोलता है कि ये बिल पास हो गए, मुझे लगता है बिल सही है, पास हो जाने चाहिए। तो इस टाइम ये नहीं बोला कि अभी शोर है तो मैं बिल पास नहीं करूंगा, कल करवाऊंगा, है ना, इस टाइम अनअफेक्टेड बाय डिसऑर्डर था। समझ गए सेंटेंस को? वेंट ऑन टू मतलब
इतना आगे बढ़ जाना, शी वेंट ऑन टू डू समथिंग, वो इतना आगे बढ़ गई इस काम को करने तक, है ना। दिन का मतलब होता है बहुत ही शोर, स्ट्राइडेंट नॉइस, इसके लिए हमारे पास वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी जानते हैं ना, आपको वर्ड मैंने बहुत बार करवाया है। स्ट्राइडेंट नॉइस भी वही होता है, कानों को बहरा कर देने वाला शोर, दिन भी वही होता है, कैकोफोनी भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स वर सॉट एंड सेवरल बॉडीज हैड डिमांडेड दैट दे बी रिफर्ड टू ए पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी। कह रहा बहुत सारी अमेंडमेंट्स को मांगा गया था, अपोजिशन ने बोला था इस बिल में कई सारे सुधार आपको करने हैं, सीख किया था बहुत सारे अमेंडमेंट्स को, और बहुत सारी पार्टीज ने डिमांड भी किया था कि ये सारे बिल जो हैं रिफर किया जाए एक संवैधानिक सिलेक्ट कमेटी की तरफ। तो पार्लियामेंट की एक सिलेक्ट कमेटी होगी, उसको गठन किया जाए, पहले ये बिल उसके पास भेजे जाएं, वो इसकी स्क्रूटनी करे, फिर उसको जो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो ऐसी मांगे भी पार्लियामेंट में उठी थी, राज्यसभा में। समझ गए सेंटेंस को? देखो सेंटेंस में सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है। सब्जेक्टिव मूड आप जानते हैं, कई बार करवाया मैंने, विश है, डिमांड है, थ्रेट है ना। इन चीजों के बाद में अगर दैट आ जाए तो जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और कैसे, बेयर इंफिनिटिव के साथ। आई विश लिख देता हूं मैं, आज के क्विज में ये काम आएगा आपको। आई विश ही विंस द मैच, आई विश ही विंस द मैच। आपको लगेगा सेंटेंस सही है, गलत है। सेंटेंस में ट्रिगर होगा सब्जेक्टिव मूड, क्योंकि विश नाम का वर्ड आ गया। आप इसकी जगह यहाँ पे डिमांड भी लिख सकते हैं, आई डिमांड या आई सजेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। विश, डिमांड, सजेस्ट, ऑर्डर, ये सबके बाद सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर होगा। अगर यहाँ पे दैट लग गया, तो अब यहाँ पे वर्ब का बेयर इंफिनिटिव आएगा, तो ही विन द मैच, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मूड। अब सब्जेक्टिव मूड पैसिव में भी होता है। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, आई विश डिमांड सजेस्ट दैट ही विन द मैच की जगह इसको पैसिव में लिख रहा हूं, दैट द मैच बी वन बाय हिम। तो ये भी सब्जेक्टिव मूड है। यहां पे बी वन आ गया, मतलब आपने सब्जेक्टिव मूड को पैसिव में ट्रिगर किया है। अब मैच आपका सब्जेक्ट बन गया है ना, यहाँ पे ही सब्जेक्ट था। तो ये कई बार मैंने आपको करवाया है, ध्यान देना इस पे। यहाँ पे भी सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है। पार्टीज ने डिमांड किया कि वे रिफर किए जाएं, बी रिफर्ड टू, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव मूड ट्रिगर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर को रीडिंग के साथ में लेकर के चलोगे तो ग्रामर बोझा नहीं लगेगी, नहीं तो गधे के जैसा फील करोगे ग्रामर के बोझ के तले। साथ में लेके चला करो। द गवर्नमेंट्स क्लेम दैट it had the numbers to pass the bills is dubious in the wake of the skullduggery it deployed for their passes। कह रहा सरकार का जो क्लेम है, दावा है कि इसके पास नंबर्स थे पास करने के लिए इन बिलों को, कह रहा बड़ा ही सवालिया है, ड्यूबियस है, उस पर बड़ा शक है। और किस चीज़ के बाद, इन द वेक ऑफ, बाद में, इस स्कल्डगरी के, इस सारी की सारी हाथ की सफाई के, जिसको इसने डिप्लॉय किया था इनके रास्ते को साफ करने के लिए। कह रहा है अगर सरकार कहती है हमारे पास नंबर्स थे इन बिल्स को पास करवाने के, तो ऐसे इन राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को हथकंडे अपनाने की जरूरत ना होती। तो ये स्कल्डगरी जो हथकंडे इसने सरकार ने अपनाए हैं ना, इसको देख के हमें लगता है कि सरकार का ये दावा भी ड्यूबियस है, क्वेश्चनेबल है, सही दावा नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? क्लेम की वर्ब है इज, इट की वर्ब है हैड, इट की वर्ब है डिप्लॉयड, डिप्लॉय मतलब काम में लगाना, इन द वेक ऑफ मतलब बाद में, ड्यूबियस एक एडजेक्टिव है मतलब क्वेश्चनेबल। स्कल्डगरी वर्ड को देखें, हाथ की सफाई, ट्रिकरी बोलते हैं इसको, है ना, स्कल्डगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन एनी केस द रिगार्डलेस ऑफ विच साइड हैज द मेजॉरिटी, प्रोसीजर इज सैक्रोसैंक्ट एंड वोटिंग इज द फॉर्मेस्ट टूल ऑफ एस्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। कह रहा कोई भी केस हो, मान लो सरकार के पास मेजोरिटी है चाहे नहीं है, कह रहा इन एनी केस, रिगार्डलेस ऑफ, बिना रिगार्ड दिए इस बात को, रिगार्डलेस ऑफ, बिना कंसीडर किए इस बात को, किस साइड के पास मेजोरिटी है, कौन सी साइड के पास ज्यादा वोट थे, कह रहा है इस चीज को रिगार्ड दिए बिना, जो प्रोसीजर है ना वो सबसे ज्यादा होली है, सैक्रोसैंक्ट है, सबसे ज्यादा जो है पवित्र है। प्रोसीजर सबसे पवित्र चीज होती है पार्लियामेंट के अंदर। और कह रहे जो वोटिंग है ना वो सबसे बड़ा, फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इस्टेब्लिश करने का पार्लियामेंट की ताकत को, अथॉरिटी को। तो कह रहे छोड़ो ना मेजोरिटी माइनॉरिटी, वोट है या नहीं है, बात इसको छोड़ दो तुम साइड में। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ना वही देश की पहचान है और वही देश की पार्लियामेंट की ताकत है। उस पार्लियामेंट्री सैक्रोसेंट प्रोसीजर को आपको फॉलो करना चाहिए था। समझ गए सेंटेंस को? सैक्रोसेंट वर्ड को नोट कर लें, इसका एक निमोनिक भी है, सैकड़ों संत।
सैक्रोसेंट मतलब सैकड़ों संत, सैकड़ों संत होंगे तो वैसे ही वो होली हो जाएंगे, सेक्रेट हो जाएंगे, रिवर्ड हो जाएंगे। तो सैक्रोसेंट वही चीज होती है जो बड़ी पवित्र हो, जिसकी बड़ी इज्जत हो, सैकड़ों संत होते हैं जैसे, है ना। चलो, फॉरमोस्ट होता है जो सबसे आगे हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, फॉरमोस्ट। करेक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस बाय द चेयर और द एग्जीक्यूटिव। कह रहा है जो वोटिंग है इसको रिड्यूस नहीं कर सकते आप, इसको आप जो है सीमाओं में नहीं बांध सकते, एक चैरिटी के एक्ट तक, एक जो है एहसान तक, चेयरमैन के या हमारी व्यवस्थापिका के, एग्जीक्यूटिव के। सिर्फ हमारी व्यवस्थापिका और चेयरमैन को लगे कि हम एहसान कर देंगे अपोजिशन पे तो हम जो है वोटिंग करवा लेते हैं। कह रहा है ये एहसान नहीं है, इसको एहसान तक रिड्यूस ना करें, ये पार्लियामेंट की पहचान है। समझ गए ना। बेनेवोलेंस होता है किसी पे चैरिटी करते हो, काइंडनेस करते हो, किसी पे डोनेशन देते हो, दान पुण्य करते हो, उसको कहते हैं बेनेवोलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द केओस दैट फॉलोड इन द अपर हाउस दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड वाज अनसेवरी। कह रहा है जो अराजकता थी, केओस था, कंफ्यूजन, एनार्की, डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम था, जो कि बाद में निकल करके आया जिसने फॉलो किया अपर हाउस में। कह रहा है हालांकि वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, वो आज तक ना होने वाली घटना नहीं थी, ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं थी, लेकिन वो था बहुत ही अनसेवरी, बहुत ही टेस्टलेस, बहुत ही डिस्टेस्टफुल, बहुत ही अनप्लेजेंट। समझ गए ना। तो कह रहा है ऐसी अराजकता बहुत बार होती है इंडिया जैसे देश में, पर जितनी बार भी होती है वो बहुत ही अच्छी चीज नहीं होती, खराब चीज होती है देखने में, डिस्टेस्टफुल या अनसेवरी होती है। अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज, केओस का मतलब आप समझ गए, पीछे एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, जैसे रिकेट्स होता है, जैसे मम्स होता है, जैसे पॉलिटिक्स होता है, सबके पीछे एस आता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। केओस को भी सिंगुलर तरीके से वॉज वर्ब हमने दी है। बढ़ते हैं आगे। कह रहे पार्लियामेंट इज अ डेलिबरेटिव फोरम एंड नॉट अ थिएटर फॉर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। कह रहा पार्लियामेंट जो है वो एक डेलिब्रेशन करने वाला, मंत्रणा करने वाला मंच है, डेलिब्रेटिव फोरम है। यहाँ पे लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, डेलिब्रेटिव फोरम है, ना कि एक थिएटर है, रंगमंच है, एक ड्रामा का जो प्लेस है, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का है ना, धरने प्रदर्शनों का। तो पार्लियामेंट में धरने प्रदर्शन नहीं, बातचीत होनी चाहिए डेलिब्रेटिव तरीके से। डेलिब्रेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो बहुत ही सीरियसनेस से भरा हो वो डेलिब्रेटिव होता है। फोरम का मतलब होता है एक मंच। अब आपसे मेरा एक सवाल है, फोरम का प्लूरल मुझे आप करके बताएं। ले लें यहाँ पे 5 सेकंड, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। इसका फोरम का प्लूरल क्या होगा? अरे कल ही तो बताया था ना, स्टेडियम का स्टेडिया, करिकुलम का करिकुला, याद है कि नहीं, डेटम का डेटा, अडेंडम का अडेंडा, तो फोरम का फोरा। ये सब मेरे भाई लास्ट में यूएम वाले हैं ना, इनके प्लूरल ऐसे ही बनते हैं। तो फोरा का मतलब क्या है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मंच आर कॉल्ड फोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन। देखो एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा जब आप इस तरीके से चलोगे ना, आपको हर लाइन में, हर वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ दिखेगा। मेरी नज़र से आप देखोगे तो इस तरीके से जब आप देखने लगोगे तो सेंटेंस चीख चीख करके आपको बताया करेंगे हम में ये एरर है। बस आपको वो नज़र चाहिए, प्रैक्टिस से कोई भी उसको ट्रेन कर सकता है ना। कह रहा रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवोकेशन द अपोजिशन शुड हैव अडेड टू डेकोरम व्हाइल आर्टिकुलेटिंग इट्स कंसर्न्स। कह रहा बिना तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, बिना रिगार्ड दिए, बिना कंसिडर किए, तवज्जो दिए इस प्रोवोकेशन को, इस पूरी की पूरे भड़काऊपने को। कह रहा जो अपोजिशन है ना उसको अडेयर टू होना चाहिए था, उसको सख्ती से फॉलो करना चाहिए था, सही तरीके को, डिकोरम को, सही मैनर्स को। कब? आर्टिकुलेट करते हुए, साफ साफ कहते हुए इसके कंसर्न्स को, इसकी चिंताओं को। तो कह रहे चाहे कितना भी तुम्हें भड़काया गया हो चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के द्वारा, कितना भी प्रोवोक किया गया हो, तुमको डिकोरम नहीं तोड़ना चाहिए था। अपोजिशन वालों को बोल रहा है आपको उसको अच्छी बिहेवियर को सही तरीके से अडेयर टू होना चाहिए था। प्रोवोकेशन वर्ड को समझ लें, किसी को भड़काना होता है, एक नाउन होता है प्रोवोकेशन, है ना, किसी को इंसाइट करना, किसी को ट्रिगर करना, प्रोवोक करना। अडेयर के बाद में टू आएगा, है ना, आपको पता ही है। अडेयर टू और एक वर्ड होता है ना वो अबाइड बाय, दोनों का मतलब ये होता है अडेयर टू, अबाइड बाय, किसी को सख्ती से फॉलो करना। डिकोरम एक नाउन है, इसका मतलब होता है पोलाइट, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिमिन्योर, सही तरीका। आर्टिकुलेट करना मतलब किसी चीज को साफ साफ तरीके से कहना। टू से समथिंग इन अ क्लियर मैनर इज टू आर्टिकुलेट। चलिए आगे बढ़े। आर्टिकुलेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म साइमल्टेनियस एक्शन दिखा रही है। कह रहा बट मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैव बिकम इनफ्रीक्वेंट एंड द वॉइस ऑफ द अपोजिशन इज ऑफन इग्नोर्ड। कह रहा लेकिन सही सार्थक पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो है, पार्लियामेंट में होने वाली जो बातचीत है वो हो गई है इनफ्रीक्वेंट, आजकल रोज होने वाली चीज वो नहीं है। तो सार्थक बातचीत पार्लियामेंट में अब बंद हो चुकी है। और जो वॉइस आवाज है अपोजिशन की,
उसको अक्सर दरकिनार या इग्नोर किया जाता है। आगे करें, अपर हाउस फंक्शंस हैव बीन सिग्निफिकेंटली curtailed by the arbitrary labeling of money bills which bypass it। थोड़ी सी आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको मनी बिल्स के बारे में पता होगा। तो मनी बिल्स जो है ना, हर बिल को मनी बिल का नाम देकर के अपर हाउस तक उस बिल को जाने नहीं देते बीजेपी वाले। तो कह रहा है अपर हाउस का जो फंक्शन है ना, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर्टेल किया गया है, अब्रिज किया गया है ना, उनमें काट छांट की गई है। और कैसे? मनमाने ढंग से लेवल देकर के किसी भी बिल को मनी बिल का, जो कि बाईपास कर देता है अपर हाउस को। आप जैसे ही मनी बिल बोल दोगे, स्पीकर बोल देगा ये बिल मनी बिल है, वो कानून अपर हाउस तक जाएगा ही नहीं। तो इनको जब भी लगता है ना अपर हाउस में पास नहीं होगा, तो एक स्पीकर से बुलवा देते हैं, भाई इसको बोल दे मनी बिल है। तो आर्बिट्रेरली उसकी लेबलिंग हो रही है हर बिल की अपने हिसाब से। आर्बिट्रेरी वर्ड को नोट करें, मनमानी भरा, आर्बिट्रेरी है ना, डिस्क्रिशनरी हो, विम्सिकल हो, कैप्रिशियस हो, आपकी इच्छा हो, आपने जो अपने हिसाब से जो करना था वो होता है आर्बिट्रेरी। चलिए आगे बढ़े। सब्जेक्ट वो पकड़ना, कहने की जरूरत ना पड़े। कह रहे द फ्लैट आउट डिनाइल ऑफ अ डिवीजन ऑफ वर्ड्स वॉज अ न्यू लॉ इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। कह रहा सीधे सीधे जो डिनाइल थी, ऑल आउट क्लियर डिनाइल थी, मना था डिवीजन ऑफ वर्ड्स की प्रोसेस का, ये था एक नया नीचे का आयाम, न्यू लॉ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। इतनी अच्छी बात आज तक हमारी पार्लियामेंट में नहीं हुई। सीधे सीधे डेप्यूटी स्पीकर ने बोल दिया हो कि गई पार्लियामेंट ऐसी तैसी करवाने, मैं तो मना बोलता हूं, डिवीजन ऑफ वर्ड्स को नहीं करने दूंगा। तो अधिकार है, उस अधिकार को इसने छीन लिया, डेप्यूटी स्पीकर ने फ्लैट आउट मना कर दिया कि बोले मैं नहीं करने दूंगा। समझ गए ना? फ्लैट आउट के मीनिंग क्या होते हैं सारे सिनोनिम्स? ऑल आउट, क्लियर, एब्सोल्यूट, कैटेगोरिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नॉट स्टॉपिंग देयर, 8 opposition members were suspended for 1 week while notice for a no confidence motion against a deputy chairman was rejected at the threshold by chairman M. Venkaiah Naidu। कह रहे ना रुकते हुए वहां, नॉट स्टॉपिंग देयर। तो हमने ना केवल मना किया बल्कि आगे हम रुके भी नहीं, नॉट स्टॉपिंग देयर, ना रुकते हुए 8 अपोजिशन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया 1 हफ्ते के लिए। जबकि एक नोटिस जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का था डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ, इसको रिजेक्ट कर दिया गया थ्रेशोल्ड पे, दहलीज पे ही, चेयरमैन वेंकैया नायडू के द्वारा। तो 8 तो एमपीज को सस्पेंड कर दिया हफ्ते भर के लिए। और जो अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे कि इस डेप्यूटी चेयरमैन को हटाओ, है ना, बहुत ही पक्षपाती है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को चेयरमैन के पास पावर थी, उसने इसको शुरू होने से पहले ही दहलीज पे ही खत्म कर दिया। समझ गए सेंटेंस को? थ्रेशोल्ड वर्ड क्या होता है, इसका मतलब समझे, आपका डोर स्टेप होता है, आपके घर की दहलीज होती है, थ्रेशोल्ड होती है, हर चीज़ की थ्रेशोल्ड होती है, उसकी मिनिमम लिमिट, है ना, उसकी जो है दहलीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंसेज यहाँ पे। कह रहा अपोजिशन पार्टीज हैव नाउ पिटिशन्ड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू नॉट गिव असेंट टू न्यू बिल्स पास्ड बाय वॉइस वोट। अब पार्टीज ने पिटीशन कर दिया है, याचिका डाल दी है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सामने कि वो हामी ना भरें 2 बिल्स को जिनको पास किया गया वॉइस वोट के द्वारा। असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, कंसेंट, आपकी अप्रूवल, है ना, मंजूरी। कह रहे देयर मस्ट बी इमीडिएट एफर्ट्स लेड बाय द एग्जीक्यूटिव टू रिस्टोर द इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा वहाँ होने ही चाहिए फटाफट से होने वाले एफर्ट्स, कोशिशें, जिनकी अगुवाई कर रहा हो हमारी जो है व्यवस्थापिका, हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ताकि रिस्टोर किया जा सके, बहाल किया जा सके असरदार और सार्थक फंक्शनिंग को पार्लियामेंट की। तो सरकार से ये लास्ट में जो है ना अर्ज कर रहा है कि आप जो है ना एग्जीक्यूटिव जो है फटाफट ऐसे एफर्ट्स करें कि फिर से हमारी पार्लियामेंट असरदार तरीके से और सार्थक तरीके से फंक्शन करने लगे। तो लास्ट में इसका सुझाव होता है, जनरली इसको कोई मानता नहीं है पर फिर भी ये दे देता है। चलो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड अब आपके लिए नहीं रहा होगा। आज के क्विज को आप सॉल्व करेंगे अगर आपने इसको पूरे फोकस से देखा है, और मुझे पूरा विश्वास है, मान लो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, लेट्स से, अच्छा मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। मान लिया आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, आपको लगा ABCD में से D सही है और C निकला, तो अब एक चीज़ देखो ना, आपने A और B को तो पहचाना ना कम से कम, ये सही नहीं है। मतलब क्या है, ये हर जो ऑल्टरनेटिव है ना वही आपका एक क्वेश्चन है। तो ये 8 क्वेश्चन है आपके पास, इस ABCD में से अगर आप 2 भी पहचान लेते हो कि उनमें क्या एरर है, तो वो आपने 2 मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर लिया। तो कोशिश जरूर करें। अब मैं आपको करवा देता हूँ। पहला मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सी चीज़ सच है। अब देखो, द RS डेप्यूटी चेयरमैन वेंकैया नायडू ने फ्लैट आउट रिफ्यूजल दिया कंडक्ट करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्ड्स को, जो कि ट्रिगर था, जिससे ट्रिगर कर दिया पैंडेमोनियम को सेशन के दौरान। आपको देख करके बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन RS के डेप्यूटी चेयरमैन का कहना नहीं था ये,
था तो उनका ही, पर उनका नाम मिस्टर नायडू नहीं था। मिस्टर नायडू खुद चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है मिस्टर हर्षवर्धन। क्या नाम है इनका? हरिवंश। तो मिस्टर हरिवंश का रिफ्यूजल था, डेप्यूटी चेयरमैन का नाम मैंने गलत लिखा हुआ है, तो पहला वाला है ये रॉन्ग। अगला देखो, द रूल्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ वर्ड्स आर इक्विवोकल। अब ये वर्ड आया भी हुआ है, पर वो वर्ड था एक्चुअल में अनइक्विवोकल, है ना, अनइक्विवोकल। अगर वो अनइक्विवोकल था तो मेरे भाई इक्विवोकल गलत है, हमें यहाँ पे अनइक्विवोकल लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तीसरा देखो, प्रोसीजर रिगार्डिंग द वोटिंग इन पार्लियामेंट शुड बी द सैक्रोसैंक्ट एंड द फॉरमोस्ट टूल ऑफ स्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही है। जो प्रोसीजर है वो सबसे ज़्यादा सैक्रोसैंक्ट है और सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट टूल है पार्लियामेंट की अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने का। ये हमने देखा भी था, सैक्रोसैंक्ट मतलब सैकड़ों संत, बहुत ही होली हो, तो इसको हम जो है बिल्कुल सही मानेंगे। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब डी को भी देख लो, द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग इन पार्लियामेंट मस्ट बी रिड्यूस टू एन एक्ट ऑफ बेनेवोलेंस बाय द चेयरमैन। अब ये बेनेवोलेंस वर्ड भी आया था, आपने देखा भी होगा, उसको देख के आपको लगेगा सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए, मस्ट बी रिड्यूस्ड। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, मस्ट नॉट बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो है ना, नॉट नहीं लगने की वजह से सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल रहा है, इसको मैं गलत मानूंगा। देन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब अगला देखो, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इस चारों सेंटेंस में क्या है, आपको यहां दिख रही है ब्रेड, यहां भी ब्रेड दिख रही है, यहाँ लेजिस्लेशन दिख रहा है और यहाँ लेजिस्लेशन दिख रहा है। सबसे पहली चीज तो क्या है, इन ब्रेड और लेजिस्लेशन को आप मानते हैं एक मास नाउन। अगर ये एक मास नाउन है, अगर एक मटेरियल नाउन है, तो इनके आगे ना आर्टिकल आएगा ना इनके आगे कोई काउंटेबल नाउन आएगा जो एडजेक्टिव आएगा। तो अ फ्यू ब्रेड्स गलत है, यहां भी होना चाहिए था अ फ्यू पीसीस ऑफ ब्रेड्स। समझ गए ना। तो पहला वाला तो हो गया गलत, क्योंकि पीसीस हमने इसके आगे ब्रेड के नहीं लगाया था, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, अ फ्यू पीसीस ऑफ ब्रेड्स, ये सही हो सकता है ना। तीसरा देखो, 3 न्यू लेजिस्लेशंस, ये भी गलत है। 3 न्यू पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये भी अपने आप में गलत होगा। अब यहां देखो 3 न्यू पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन, ये सही लग रहा है। अब बी और डी में से देखते हैं कौन सा सही है। दे विश्ड द ऑपोजिशन डिमांडेड, विश्ड के कारण लगेगा सब्जेक्टिव मूड, डिमांडेड के कारण भी लगेगा सब्जेक्टिव मूड। अब आगे देखो, ब्रेड्स सर्व्ड देम इन ब्रेकफास्ट, बाई सब्जेक्टिव मूड में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे ब्रेड्स को सर्व किया जाना चाहिए, तो पैसिव में आएगा बी सर्व्ड। तो ये सेकंड वाला भी गलत है, सब्जेक्टिव मूड है ना, ब्रेड्स तो सर्व करेंगे नहीं किसी को, तो ब्रेड्स बी सर्व टू देम, है ना, बी सर्व टू देम, बी सर्व्ड टू देम। तो यहाँ पे बी सर्व्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। अब यहाँ देख लो, लेजिस्लेशन बी इनेक्टेड, ये बिल्कुल सही है ना। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव मूड और मटेरियल नाउन दोनों को मैंने एक साथ एक ही जगह डाल करके एक सेंटेंस बनाया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव इट अ शेयर एंड थम्स अप। कल मुलाकात लूंगा कल की वीडियो के साथ, शाम में मेंबर ओनली वीडियो फॉर बैंकर्स, शाम में जाकर के 6 बजे उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।